अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी फर्दर कंटिन्यू चैप्टर नंबर 22 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी इनहेरिटेंस। और इसके हमने अभी तक अराउंड 6-ish लेक्चर्स कर लिए हैं। और इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमारी डिस्कशन थी ऑन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीन्स क्या है, क्या मतलब है? पॉली मीन मैनी, जीन्स सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम जीन कहते हैं। तो उनकी इनहेरिटेंस या उनकी किस तरह से एक नस्ल से वो दूसरी नस्ल में जाती हैं और किस तरह से वो जो कैरेक्टर्स बहुत सारे जीन से आइडेंटिफाई होते हैं, मतलब पॉली जीन से, वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ एक और फिनोमेना था एपिस्टेसिस। और मैंने आपको बताया था कि एपी मीन्स अबव, अपॉन, और स्टैटिक मीन्स खड़े होना। तो एक तरह से वो जीन जो किसी और जीन को, जो किसी और लोकस पे, किसी और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, उसको उस जीन का होना दूसरी जीन के होने को रोक दे, चाहे वो डोमिनेंट जीन हो या चाहे रिसेसिव हो। तो वो जीन जो रुक रही होती है, जो कि दिख नहीं रही होती, उस जीन को हम क्या कहेंगे? जैसे ये एपिस्टैटिक जीन है, ये इसके ऊपर हावी जीन है, ठीक है। तो वो उसके अंडर आ जाने वाली जीन होगी हेमिस्टैटिक जीन, ठीक है। अच्छा, एपिस्टैटिक जीन, और एपिस्टैटिक जीन को पता है आप एक और चीज़ भी कह सकते हैं, एपिस्टैटिक जीन और इनहिबिटिंग जीन। एपिस्टैटिक जीन या फिर इनहिबिटिंग जीन, और जो इसकी कंट्रारी, जिसको ये रोकेगी, वो क्या थी? हाइपो, कम हो जाती है ना, तो वो थी हाइपो स्टैटिक जीन, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन है इसके ऊपर। नाउ व्हाट इज़ जीन लिंकेज, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ जीन्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेंडल की जो डिस्कवरी थी वो काफ़ी अरसा पुरानी थी। जो बाकी साइंटिस्ट ने जिन्होंने जीन पे काम किया वो रिसेंट स्टडी है। तो कुछ चीज़ें जैसे हमने मेंडल की एक्सेप्शंस पढ़ी थी, को डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह, और ये जो है मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसी तरह से हर चीज़ जो है मेंडल की थ्योरी पे फिक्स नहीं आती, लेकिन जो उसके दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और जो दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉज जो हैं ये फंडामेंटल्स हैं, ये एसेंशियल्स हैं, बेसिक हैं किस चीज़ के? इनहेरिटेंस के, जीन के और हेरिडिटी के, ठीक। अच्छा, अब लेट्स डिस्कस जीन लिंकेज। Mendel did not know anything about the physical nature of genes or that genes are part of chromosomes because nature of chromosomes were not even discovered until long after his experiments were concluded. मेंडल को नहीं पता था जीन्स। जब हम मेंडल की डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था? ही यूज द वर्ड एलिमेंटन, कि कोई एलिमेंट है, कोई चीज़ है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है। उसको नहीं पता था कि जीन क्या होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं इनकी डिस्कवरी की, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और व्हाट इज़ जीन बेसिकली, एक पीस ऑफ क्रोमोसोम या पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? जीन्स, ठीक है। पीस ऑफ क्रोमोसोम या पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि किसी खास चीज़ को कोड करी, उसे हम जीन कहेंगे। तो उसको ये बातें नहीं पता थी, बट स्टिल उस टाइम पे क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। ये डिस्कवरी की क्रोमोसोम के जो पार्ट्स, चंक्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। ये डिस्कवरी जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स दे दिए उसके भी कई साल बाद हुई थी। अच्छा, तो जीन लिंकेज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीन्स इन अ सेल इज़ फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑब्वियसली हमें पता है एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने होंगे हर ह्यूमन की अगर सेल की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन नंबर ऑफ जीन्स ऐसे तो कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स छोटे छोटे सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड के, जो कि जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। In fact, each chromosome has hundreds and thousands of genes. एक क्रोमोसोम के ऊपर 100 से 1000 जीन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सोचिए कि जब 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो कितनी ज़्यादा जीन्स होंगी एक सेल के अंदर। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन जेनेटिक क्रॉसेस आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। हम क्या पढ़े हैं? जीन लिंकेज। तो वो जीन्स जो कि एक ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन, ये वाली जीन और ये जीन, ये एक ग्रुप में एक साथ इनहेरिट होगी, अगली नस्ल में इसी तरह से ये ट्रांसफ़र होगी इसी पैटर्न में।
क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि ये जीन्स पूरा टुकड़ा एक साथ ही अगली नस्ल में जाता है, माँ से भी आएगा और फिर बाप के जो क्रोमोसोम है, जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर 9 पे है तो बाप के साथ भी ये जो 3 जीन्स हैं जिन्होंने एक साथ इनहेरिट होना है, लिंक्ड जीन्स है। और जो जीन्स एक साथ इनहेरिट होती हैं, एक साथ एक अगली नस्ल में जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन्स, जुड़ी हुई जीन्स, आपस में ताल्लुक़ रखने वाली जीन्स। The phenomena of staying together of more than one gene on the same chromosome is called gene linkage. Gene linkage क्या है कि ये जो मतलब एक जगह पे एक क्रोमोसोम पे एक साथ रहना और एक दूसरे से इंटरैक्ट करना जीन्स का, उसे हम क्या कहेंगे? जीन लिंकेज. If genes are linked on autosomes, their linkage is called autosomal linkage. Similarly, if they are linked on sex chromosome, their linkage is called सेक्स लिंकेज. अच्छा, ये बात बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स. ठीक है. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देती हूँ. जब अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? देयर आर 126 अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. इन 26 में से जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स. और बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं. बाकी अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. जैसे बी सी डी एफ, ये सारे कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो वो जो ए ई आई ओ यू होते हैं वो ख़ास होते हैं. इसी तरह से हमारे कितने क्रोमोसोम्स हैं? वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम्स. अगर 46 पेयर्स में बात करें हम, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस 46 क्रोमोसोम्स में से 45 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं. उनके ऊपर जीन्स होती हैं, आम जीन्स होती हैं, वो माँ और बाप यानी मेल और फीमेल दोनों की सेम होती हैं. तो 45 क्रोमोसोम्स क्या हैं? ऑटोसोम्स. और एक क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि डिटरमाइन करेगा कि बच्चा लड़का है या लड़की. हमारी इससे अगली डिस्कशन उसी के ऊपर है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी. तो सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी 45 ऑटोसोम्स होते हैं. अगर पेयर्स में देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं. तो 23 पेयर्स के हिसाब से क्या होगा कि एक जो है पेयर आपका 44, एक पेयर आपका ऑटोसोम्स का होता है. सारा पेयर्स आपके ऑटोसोम्स के होते हैं, सिर्फ जो एक होता है सिंगल, वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होगा. ठीक है. एक माँ से आएगा और एक बाप से आएगा. अब ये तो एक डिप्लॉइड सेल की बात हो गई ना. 46 तो 2n जिसका जेनेटिक मटीरियल होगा, ये उस सेल की बात हो रही है, डिप्लॉइड. अगर n सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई. तो वो एक जो क्रोमोसोम है, ये क्योंकि हाफ है ना, इसमें सारा हाफ हो गया. 23 क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 22 क्या है? ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम. तो वो लिंक्ड जीन्स, वो जीन्स जो कि एक ग्रुप में ट्रांसफ़र होती हैं, दूसरे एक ग्रुप में मूव करती हैं, एक ग्रुप में जो है वो इनहेरिट होती हैं, उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं. अब वो लिंक्ड जीन्स जो कि इन 45 के ऊपर या जो इन 22 के ऊपर प्रेजेंट होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स. और वो लिंक्ड जीन्स, वो जीन्स जो कि ग्रुप्स में ट्रांसफ़र होंगी, ग्रुप्स में इनहेरिट होंगी, बट दे आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन्स. ठीक है. अच्छा, या सेक्स लिंकेज कहेंगे, और अगर ऑटोसोम्स पे होंगी तो ऑटोसोमल लिंकेज. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंकेज. सिमिलरली, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया. ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड इन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ ग्रुप क्रोमोसोम्स फॉर्म अ ग्रुप नोन एज लिंकेज ग्रुप. अब लिंकेज ग्रुप क्या होता है कि हमने देखा कि वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन वो पेयर्स में होते हैं. तो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि एक जैसा होगा उसे हम क्या कहेंगे? होमोलोगस पेयर. ठीक है. ये दूसरा, कि ये तो क्रोमेटिड्स बना दिए मैंने. अभी जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पहले जो है इससे अगला चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला पहले पढ़ें, फिर इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ें, तो फिर ये ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि आपने जीन्स क्रोमोसोम सब कुछ पहले पढ़ लिया होता है. अच्छा, तो ये अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो रिलेटेबल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपने क्या देखना है इसमें कि इसके अंदर जो जीन्स कुछ इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, और वो एक साथ वो इनहेरिट हो रही है. तो ये पूरा एक लिंकेज जीन लिंक्ड जो रिलेटेड जीन्स हैं उनका ग्रुप बन गया. तो इसे हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप. So the number of linkage group in an organisms are equal to the number of homologous pair of chromosomes in that organism. एक ऑर्गेनिज्म में कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे वो इक्वल है किसके, कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे. यानी कि 46 क्रोमोसोम्स तो 46 लिंकेज ग्रुप्स. ह्यूमन के अंदर, जिस जानवर में जो है 10 क्रोमोसोम, तो उसमें 10 लिंकेज ग्रुप्स. ठीक है. अच्छा,
इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बल्कि पेयर में अगर देखा जाए तो 23 होंगे हमारे अंदर, 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे, क्योंकि 23 पेयर्स है ना, पेयर्स की बात हो रही है, जोड़ा 23 जोड़े या एक एक अलग, एक एक इंडिविजुअल। The linked genes can tend to be inherited together in the offspring, so usually they do not show recombination and do not sort independently in the offspring. So the ideal Mendelian ratio of independent assortment is deviated. मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई कि जब मेंडल की स्टडीज थी उसको नहीं पता था जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, लिंक्ड जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो मेंडल की ये नहीं पता था, इसलिए जो लिंक जीन्स की इनहेरिटेंस होती है, वो जीन्स जो कि ग्रुप में इनहेरिट हो, उन जीन्स की इनहेरिटेंस क्या होती है, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ को वो डेविएट करती है, इसके अगेंस्ट जा रही है। क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि दो जीन्स, जैसे आंख के कलर की जीन है और बाल के रंग की जीन है, इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि लिंकेज ग्रुप क्या कहता है कि जो जीन्स जो करीब करीब होती हैं और वो लिंक ग्रुप में इनहेरिट होती हैं, तो उनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डेविएट करती है ग्रुप लिंकेज ग्रुप, ये जीन लिंकेज वाली बात। डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज कैसे होती है? इट कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन टू जीन पेयर्स, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के थ्रू MCQ आएगा कि आप जो है जीन लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस के थ्रू कर सकते हैं। सही। अब कौन सा टेस्ट क्रॉस, किस तरह से, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसमें आपने क्या करना है, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लेना है फॉर 2 ट्रेट्स, ठीक है। आपने F1 जनरेशन, मतलब ये पेरेंट्स थे ना, पेरेंट्स और फादर और मदर ने मिलकर F1 बनाया, अब आपने जो F1 जनरेशन है उनका आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है। Individual for 2 traits is back-crossed with its recessive parent if all 4 phenotypic combinations, parental and recombinants, are produced in 1:1, there would be no linkage between the genes. If the ratio is deviated, that is more parental types and less recombinant types, this indicates the incomplete or पार्शियल लिंकेज। अच्छा, मैं आपको लिंकेज की बात पे हम सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस, ये बैक क्रॉस होता क्या है? टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का आपने कम्बिनेशन कराया और F1 जनरेशन आ गई थी, ठीक है। अब इसमें हमने F1 जनरेशन जब बनाते थे तो हम क्या करते थे, जैसे अगर ये कोई जीन है तो हम इसका होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ये पेरेंट जनरेशन होती थी। फिर F1 में क्या होता था, हमारे पास आ जाता था हेट्रोजाइगस बट डोमिनेंट, ये जनरेशन। अब आपने जो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, आप F1 को क्रॉस करते हैं जो रिसेसिव पेरेंट था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। जब आप F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपके पास हर चीज़ 1:1 में आए, यानी कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर भी आए, रिसेसिव वाला भी आए और जो F1 वाला है वो तीनों आए। अगर ये तीनों आए तो इसका मतलब होगा कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बात इन दोनों चीज़ों को प्रूव कर रही है और ये मान रही है अगर 1:1 का रेशो आए, ठीक है। यानी कि पेरेंटल वाला चीज़ भी शो हो और रिकम्बिनेंट वाला भी। लेकिन अगर जो है ये रेशो डेविएट हो ज़्यादा पेरेंट वाले, इस तरह वाले, इसको जो ये जीनोटाइप है ना, जैसे अगर ये कलर का है तो ये ए जो है वो डार्क कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डार्क कलर का रेशो ज़्यादा हो जाए टेस्ट क्रॉस करने के बाद, तो अगर पेरेंटल टाइप ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकम्बिनेंट टाइप यानी F1 टाइप में जो फिनोटाइप आया था ये वाला कम हो जाए, पेरेंटल वाला ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज। और अगर जो F1 वाला रिकम्बिनेंट वाला टाइप ज़्यादा आ जाए तो वो क्या होगा, कंप्लीट या टाइट लिंकेज होगा, ठीक है। अच्छा, वो कंप्लीट या टाइट लिंकेज होगा। अगर पेरेंट्स वाले फीचर ज़्यादा हैं तो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, अगर F1 वाले टाइप ज़्यादा हैं तो वो क्या होगा, कंप्लीट या टाइट लिंकेज, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन होगी कि हम किस तरह से टेस्ट क्रॉस के थ्रू जीन लिंकेज को चेक करेंगे। और हमें इससे क्या पता चला कि हमने टेस्ट क्रॉस किया और हमें पता चला कि ये वाला फीचर जो है ये किस तरह से, वो फीचर जिसमें टेस्ट क्रॉस में या पेरेंटल टाइप ज़्यादा होगा या रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि ये फीचर लिंक्ड जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर वो इक्वल रेशो आया 1:1 पेरेंट वाले और रिकम्बिनेंट यानी हाइब्रिड या औलाद बच्चे वाले फीचर्स एक सेम रेशो में है, तो इसका मतलब है कि ये लिंक्ड जीन्स नहीं है और ग्रुप्स में ये ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा, अब मॉर्गन्स के कुछ एक्सपेरिमेंट थे। मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, उसने जीन लिंकेज को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका नाम क्या था, TH मॉर्गन। और ये एक्सपेरिमेंट्स उसने किस पे किए, फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, मक्खी जो आम
बैठती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो इसने किसके ऊपर किए एक्सपेरिमेंट्स, T.H. मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम था, और जो एक्सपेरिमेंट वाला जो उसका प्रोडक्ट था दैट वाज फ्रूट फ्लाई विच इज़ ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि उसने वो विंग्स बहुत सारे पेयर्स लिए, हम वन ऑफ देम जिसे हम डिस्कस करते हैं। 2 ऑफ देम वर विंग लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एब्डोमेन। अब उसने क्या फीचर्स लिए, उसने 85 ट्रेट्स डिस्कस की, जिसमें जैसे मेंडल ने 7 ट्रेट्स लिए थे, जिसमें से एक पॉड की शेप थी, पॉड का कलर था, सीड की शेप थी, फ्लावर की लेंथ थी और फ्लावर की कलर थी। तो ये उस मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जबकि ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, और मॉर्गन ने 85 कैरेक्टर्स को जो है कंट्रास्ट किया। उसमें से 2 हम देख रहे हैं, जो है विंग की लेंथ और एब्डोमेन, यानी कि जो मक्खी है उसकी पर कितनी साइज़ की होगी और उसका एब्डोमेन, पेट कितनी साइज़ का होगा। अलील फॉर लॉन्ग विंग्स इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट और वेस्टिजियल विंग। जो लॉन्ग विंग होता है उसका जो अलील है वो शॉर्ट विंग या वेस्टिजियल विंग के ऊपर डोमिनेंट होता है, यानी ज़्यादा के लॉन्ग होंगे और कम थोड़े के शॉर्ट होंगे। सिमिलरली अलील फॉर ब्रॉड एब्डोमेन इज डोमिनेंट ओवर नैरो एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन जनरली जो है वो बड़ा होगा और छोटा जो है वो रिसेसिव होगा, ठीक। अब जब उसने उनका क्रॉस कराया, ठीक है, उसने क्रॉस कराया लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, यानी कि प्योर ब्रीड। लॉन्ग विंग क्या था, डोमिनेंट था, और ब्रॉड एब्डोमेन भी डोमिनेंट था। उसने उसका क्रॉस करवाया किसके साथ, टोटल रिसेसिव के साथ, जिसके शॉर्ट विंग्स थे, वेस्टिजियल विंग्स थे और नैरो एब्डोमेन था, यानी कि एक प्योर होमोजाइगस रिसेसिव और एक प्योर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट का उसने क्रॉस कराया, जैसे हम पहले क्रॉसेस देख के आए। अब जो F1 जनरेशन इसके रिजल्ट में आई, उन सब के विंग्स लॉन्ग थे और एब्डोमेन्स ब्रॉड थे, ठीक है। वही बिल्कुल मेंडल वाला शो हुआ कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो F1 में नज़र आता है, ठीक है, अगर आप होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस करें, ठीक है। F1 में तो मेंडल वाला फॉलो हो गया, ठीक है। अब जो F1 में जो फ्लाइज आए थे, यानी कि लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन, मगर ये हेट्रोजाइगस थे, जब इनका इसने क्रॉस कराया तो जो F2 जनरेशन हुई उसमें 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स के लॉन्ग विंग्स थे और ब्रॉड एब्डोमेन थे, जो कि नॉर्मल है, जबकि बाकी सबके वेस्टिजियल विंग्स थे और जो छोटे विंग्स थे और नैरो एब्डोमेन्स थे, ठीक है। तो ये क्या है, 3:ऑलमोस्ट 3:1 वाला किस्सा हो रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, मॉर्गन्स रिजल्ट वर वेरी different from the results he expected on basis on the laws of the independent assortment, that is 9:3:3:1। अब इसके पास इसने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, इसमें इसने क्या 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 देखा, एक तो इसने देखी कि एब्डोमेन की शेप, ठीक है, जिसमें से हमने देखा कि जो ब्रॉड शेप है वो डोमिनेंट है और जो थिन शेप है वो रिसेसिव है। एक तो इसने एब्डोमेन की शेप देखी, दूसरा विंग की लेंथ देखी, जिसमें से लॉन्ग विंग डोमिनेंट है और शॉर्ट विंग वो रिसेसिव है। फिर इसने इनके जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को लेके क्रॉस कराया। F1 जनरेशन आपके पास टिपिकल मेंडेलियन फीचर आया, ठीक है, 3:1 वाला, मगर जब F2 जनरेशन थी उसमें आना चाहिए था 9:3:3:1, ठीक है, जैसे हमने जब वो क्या कराए थे RR और YY वाले क्रॉसेस कराए थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे कि रिंकल्ड हमारे पास 2 अलग उसमें नए किस्म के फीचर्स आए थे जब हमने क्रॉस कराया था, राउंड, रिंकल्ड, ठीक है, और ग्रीन और येलो कलर की बेस पे, ठीक है, सीड शेप और सीड साइज की बेस पे जब हमने कराया था क्रॉस, तो उस हिसाब से ये रेशो आना चाहिए, लेकिन इसके पास क्या रेशो आया, 3:1। तो ये बहुत हैरान रह गया मॉर्गन कि ये तो मेंडल के लॉज को डेविएट कर रहा है। From his data, Morgan concluded that the genes for abdomen width and wing length were located on the same chromosome, so they did not assort independently during meiosis. Instead, they inherited together. Therefore, no recombinant types were produced, and the standard ratio of independent assortment is modified to 3:1. कहता है कि उसने इस बात से ये सोचा कि ये जीन्स अलग अलग नहीं पड़ी हुई हैं, तो अलग जीन्स, मगर ये जो इनहेरिटेंस है इनकी ये अलग अलग नहीं होती, ठीक है, सेग्रीगेशन के थ्रू इनहेरिटेंस भी नहीं हो रही थी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रेशो, इसीलिए हमें ये रेशो नहीं मिला, हमें ये एक नया रेशो मिला, क्योंकि ये जीन्स लिंक्ड जीन्स है और ये लिंक होके इनहेरिट हो रही है। तो यहाँ से उसने लिंक जीन की ऊपर एक पैरा एक्सपेरिमेंट करके जब इस तरह का यूनिक रिजल्ट आया तो उसने डिस्कवरी की,
ठीक है। फिर मैंने बताया कि आप किसी भी कैरेक्टर को अगर चेक करना चाहें कि वो लिंक जीन्स के थ्रू इनहेरिट होता है या नॉर्मल मेंडेलियन फैशन में, तो उसके लिए आप टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑन डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। जीन लिंकेज कुड बी ऑब्जर्व्ड और इवेल्युएटेड ओनली इफ द नंबर ऑफ प्रोजेनी इज क्वाइट लार्ज बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ गैमीट्स, ठीक है। The larger the number of individuals, the greater is the likelihood that the laws of probability will hold. A small sample may not produce the results indicated by the laws of probability. Linkage can be recognized when an excess parental type offspring and a few recombinant type is formed. ठीक है, कहते हैं कि लिंकेज आप किस तरह से, हमने टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करते हैं तो हम कैसे पता चलता है लिंकेज है। लिंकेज में क्या होता है कि पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा हो गए, रिकम्बिनेंट टाइप्स कम हैं, ठीक है। नए कॉम्बिनेशंस कम आ रही हैं। क्या था, 3:1 था बजाय जबकि होना चाहिए था 9:3:1। तीन तो बिल्कुल ही कुछ, या एक बिल्कुल ही कोई नया आना चाहिए था जो कि नहीं आया, और पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा आ गए F2 जनरेशन में। तो ये बता रहा है, ये चीज़ डिपिक्ट कर रही है कि इसमें क्या हुई है, इनमें जीन लिंकेज हुई है, जीन्स आपस में लिंक्ड थी, ठीक। अब हम अपना अगला पार्ट ऑफ टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। आज हमने डिस्कस कर लिया जी लिंकेज, और अगली चीज़ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ बदलना, क्रॉस होना, ठीक है। Subsequent experiments demonstrated that the process which is responsible for the recombination of linked genes is crossing over. कहते हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि जो प्रोसेस जिसके थ्रू रिकम्बिनेशन होती है लिंक्ड जीन्स की, वो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। अब क्या है कि लिंक्ड जीन्स की अगर थोड़ी सी चेंजेस आए, जो वो कैरेक्टर्स जो कि लिंक्ड जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, मगर उनमें भी अगर चेंजेस आए तो इसका मतलब है इसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, इन क्रॉसिंग ओवर एन एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटेड पार्ट्स अकर्स व्हाइल होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। अब सेल डिवीजन हो रही है, कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, मियोसिस, ठीक है। अब मियोसिस का कौन सा फेज है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, काइज़मेटा फॉर्मेशन, और फिर एक क्रोमोसोम के पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाना, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। अब कहते हैं कि जो रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स हैं रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, वो नए एलील्स यानी एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम के टुकड़े पे जाके लग जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसकी वजह से नए फॉर्म्स, नए रिकम्बिनेशन, मतलब कुछ नया कम्बिनेशन, कोई नया कुछ यूनिक चीज़ बनती है। इसकी रीज़न क्या है, क्रॉसिंग ओवर। सो व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट गैमीट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ, एक चीज़ एक क्रोमोसोम पे होती थी, दूसरी चीज़ दूसरे क्रोमोसोम पे होती थी, लेकिन जब मियोसिस हुई तो रिकम्बिनेशन हुई और एक चीज़ का क्रोमोसोम का टुकड़ा ही लग के दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। अब जब वो क्रोमोसोम गैमीट के थ्रू स्पर्म में यानी कि जब या एग के थ्रू जब बेबी में जाइगोट में ट्रांसफ़र होगा, तो नए किस्म के बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार और मज़ेदार नए किस्म के रिकम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक। देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ generations and genes and thus it is responsible for genetic variability in sexually reproducing organisms। तो अगर आपके पास सवाल है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनके अंदर रिकम्बिनेशन, उनके अंदर नई चीज़ें किस वजह से होती हैं, तो वो होती हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो कि कब होता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशंस और इतनी ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस होती है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हैज़ हेल्प्ड इन लोकेटिंग द जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। कहते हैं कि कितनी परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगी और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये हमें बताता है कि कौन से क्रोमोसोम्स पे कौन सी जीन्स प्रेजेंट हैं। डिटरमाइनिंग देयर सीक्वेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैप्स। कहते हैं कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट आपके साइंटिस्ट ने डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स करके फार्मूलाज निकाले होते हैं कि कोई चीज़ कितना कंबाइन करेगी, किसी चीज़ में कितनी क्रोमोसोम में जो है कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि एक क्रोमोसोम्स पे कौन से जीन किस किस जगह पे है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की एलोकेशन क्या है और सीक्वेंस क्या है जीन्स का किसी क्रोमोसोम के ऊपर। और इसके थ्रू क्या होता है कि क्रोमोसोमल मैप बन सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर ये जीन है, क्रोमोसोम 2 के ऊपर ये जीन है। तो इस तरह से इसकी बेसिस पे हमें ये फ़ायदा हुआ है। और हमने हम आगे जब बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें यह है कि इंसान के अंदर जितने भी जीन्स हैं सबकी मैपिंग कर रहे हैं साइंटिस्ट, ताकि हमें पता चले कहाँ कौन सी जीन्स होती है, कौन सी जीन शो होती है, कौन सी जीन डोमिनेंट होती है, कौन सी जीन रिसेसिव होती है।
अच्छा, ऑल दो फिर यहाँ पे आपकी जो है क्रॉसिंग ओवर की मेजर डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड हो गई है। जो रिकम्बिनेशंस हैं, जो नए यूनिक फॉर्म्स आते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? क्रॉसिंग ओवर। फिर उसके बाद जो है क्रॉसिंग ओवर को अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊँ कि किस तरह से एक जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे में चला जाता है आखिर, तो अगर हम उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए वी विल टेक 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ मार्कर्स ताकि आपको दिखे। ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है। अच्छा, एक क्रोमोसोम के जो दो, ये क्रोमोसोम दो नहीं है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, ये सिर्फ एक क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं। ये टोटल क्या है? क्रोमोसोम नंबर, चलो इसे हम कह देते हैं 1 है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी जो है एक इधर क्रोमोसोम नंबर 2 है। इसको मैं बल्कि बनाती हूँ किसी और कलर से। अच्छा, इसको बनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ये एक और क्रोमोसोम है और ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों हैं क्या? ये हम समझ लें क्रोमोसोम नंबर 2 है, लेकिन ये दोनों हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, इनमें कुछ कुछ चीज़ें सेम होंगी, और लेकिन ये एक एक, ये क्या है? ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम के दो हिस्से सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह से ये दोनों भी क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। अच्छा, अब हम इस पे लिंक जीन्स और क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं कैसे होगी। इस पे एक जीन है ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अच्छा, एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स पे जो जीन होती है वो 100% सेम होती है। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्या है? ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक नॉर्मल फेज था। अब अगले में जब इनका एक्सचेंज होगा, अगले स्टेप में हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज होगा, और फिर हम देखेंगे आखिर में रिकम्बिनेंट फॉर्म जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सचेंज में क्या होगा कि जो प्रोफेज 1 चल रहा है उसमें ये वाला पार्ट इसका जो है ना, ये मतलब ये टांग थोड़ी सी अब इसकी खुली करके बनाती हूँ, ये इधर आएगा और ये एक्सचेंज हो रहा है, और ये पार्ट इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नतीजे में ये क्रोमोसोम्स कुछ यूँ हो गए होंगे कि क्रोमोसोम तो वही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 में अपने होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा आ गया। और ये काम कब होता है? जब प्रोफेज चल रहा होता है। अब इस सिस्टर क्रोमेटिड में दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा आ गया। जब ये क्रॉस हो रहा होता है ना मियोसिस के अंदर, तो इस क्रॉसिंग ओवर, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? काइजमेटा फॉर्मेशन। एक काइंड ऑफ क्रॉस बन गया, इसलिए तो हम इसे क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। काइजमेटा फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद अब जब ये क्रॉसिंग ओवर आ गई तो ये वाला जो है क्रोमोसोम कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये वाला क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो इसका एक हिस्सा इसमें ट्रांसफ़र हो गया, इसका एक हिस्सा इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब जब ये क्रोमोसोम जाएगा गैमीट में, या ये जब जाएगा गैमीट में, तो कितने नए कम्बिनेशंस बन सकते हैं अगर गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम चला गया। और फिर मदर का जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो बिल्कुल नए नए फीचर्स, नए नए रिकम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। अब इसमें से कौन कौन से रिकम्बिनेंट वाला हो गया? ये और ये रिकम्बिनेंट, और ये दोनों क्या होंगे? नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स या नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर को डायग्रामेटिकली भी देख लिया। तो इस लेक्चर में वी डिस्कस जीन लिंकेज, व्हाट आर जीन्स, व्हाट इज जीन लिंकेज, देन व्हाट इज ऑटोसोमल लिंकेज, व्हाट इज सेक्स लिंकेज। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, और फिर हमने उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेक्स लिंकेज की और फिर फर्दर डिसऑर्डर्स की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करना है ताकि समझ आ सके, दिमाग में बैठ सके। टेस्ट क्रॉस को भी ज़रूर देखिएगा, जो मेंटल के प्रीवियस क्रॉसेज हैं उनको भी बहुत मज़े का है। एक दफ़ा टेस्ट क्रॉस समझ आ जाए तो उनके जब आप वापस बैक क्रॉस करेंगे तो उनमें जो है आपको रेशोज़ क्या मिलेंगे? 1:1:1 वाले मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, उन वाले कैरेक्टर्स में जीन लिंकेज नहीं हो रही थी। तो जब जीन लिंकेज नहीं होगी तो आपको ये वाले रेशोज़ मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ने की इसको कोशिश किया करें, और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और आई होप कि आपको समझ आया हो। थोड़ा पढ़ें, दिमाग अपना इस्तेमाल करें, डिक्शनरी देखें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, और किताबें देखें, रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, और जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।